हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्मार्ट ब्रोकर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पीछे वाले जो वीडियोस थे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज का वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे है, रेपुटेशन। यानी कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए रेपुटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जैसे हर वीडियो में हम एक स्मार्ट ब्रोकर का इंटरव्यू लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, तो एक स्मार्ट ब्रोकर का इंटरव्यू आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं कुमार नरेश। मैं फाउंडर हूं brokersadda.com का। कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आप फाउंडर की जगह फाउंडिंग ब्रोकर लिख दो, तो आज से मैं अपने आप को फाउंडिंग ब्रोकर बोलूँगा brokersadda.com का। brokersadda.com इंडिया का सबसे बड़ा साइट है रियल एस्टेट ब्रोकर्स नेटवर्किंग के लिए। तो आप अगर एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर उस पर साइन अप करिए। इट्स अ फ्री साइट फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स। दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है कि रेपुटेशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से करता हूँ। सपोज़ करिए कि आपने अपना घर बेचना है। आप रियल एस्टेट ब्रोकर नहीं हैं, हाँ, आपने अपना घर बेचना है। और आप क्या करते हैं कि अपने एक दोस्त से बात करते हैं, एक दो फ्रेंड से बात करते हैं, फीडबैक मिलता है और आपको दो नंबर मिलते हैं, दो ब्रोकर्स के। आप उनको फ़ोन करते हैं। नेक्स्ट डे दोनों ब्रोकर्स आपसे मिलने आते हैं। उसमें से एक ब्रोकर बाइक के ऊपर आता है, साफ़ सुथरे कपड़े हैं, लेकिन महंगा फ़ोन नहीं है, महंगी घड़ी नहीं है, नॉर्मल जो लुकिंग होता है वैसा ब्रोकर है, वो आता है। और एक ब्रोकर आता है बड़ी गाड़ी में, मे बी मर्सिडीज़ में आता है, महंगी घड़ी पहनी हुई है, बहुत महंगा कपड़ा पहना हुआ है, आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल है वो है उसके पास में। ये दोनों आपसे मिलने आते हैं। अब जिस दोस्त ने आपको उन दोनों के नंबर दिए हैं, उसका फ़ोन आपके पास दोबारा आता है और वो आपसे ये कहता है कि ये जो दोनों ब्रोकर्स हैं, इसमें से जो एक ब्रोकर बाइक के ऊपर आएगा उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। यस, आप उस पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो और उससे डील कर सकते हो। और जो दूसरा ब्रोकर है वो विश्वास करने लायक नहीं है, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, काम बहुत करता है लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। दोस्तों, आप किससे डील करेंगे? डेफिनेटली आप बाइक वाले के साथ डील करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न है कि किसी ने आपको एक फीडबैक दिया रेपुटेशन के ऊपर, और उस रेपुटेशन की वजह से आपने एक मर्सिडीज़ वाले ब्रोकर से डील नहीं की, आपने एक बाइक वाले के साथ की। यही स्ट्रेंथ है रेपुटेशन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अब ये सारी बात हम क्यों कर रहे हैं? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक ब्रोकर जो है वो जब उसके पास क्लाइंट आता है, सेलर आ गया या बायर आ गया, तो उसका फोकस सारा इस बात पे होता है कि मैं बस कमीशन मेरे को मिल जाए, और उसका फोकस प्योरली कमीशन के ऊपर होता है कि मुझे यहाँ से कितनी अर्निंग होने वाली है। वो ये भूल जाता है कि जो सेलर आया है मुझे उसको सबसे अच्छा रेट दिलवाना है, या अगर कोई घर खरीदने आया है तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्या उसको मैं दिलवा पा रहा हूँ। यानी कि जो कस्टमर है मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं कमीशन के बारे में सोच रहा हूँ। और मेरे पास, मैं बस जैसे कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके मेरा काम है कि मैंने क्लाइंट को चीज़ भेज दी या उसको परचेज करवा दी। दिस इज़ रॉन्ग। और ये अगर आप कर रहे हैं तो बिलीव मी, आप ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप फेल हो जाएंगे, साल दो साल निकाल जाओगे, वहाँ पे आके बंद हो जाएगी रोड आपकी, और फाइनली आप इंडस्ट्रीज छोड़ना पड़ेगा आपको। इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट टर्म पेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स। जब भी हम शॉर्ट टर्म पेन्स ले रहे होते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा होता है, और इसका उल्टा क्या है? शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म पेन्स। जब भी आप जल्दबाजी में शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आप सोचते हैं बस इस कस्टमर को मैं बस काट लूँ, जिसे कहते हैं ना मुर्गा काट दूँ,
समथिंग लाइक दैट, कि मैं बस इस कस्टमर से कमा के और आगे निकल जाऊं। आप लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को फेल कर देते हैं। आप उस रोड पे ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, आप उस बिज़नेस में कामयाब ही नहीं हो सकते, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। शॉर्ट टर्म मीन्स है कि चलो यार इस कस्टमर से मैंने कमा लिया, अब अगली बार मेरा क्या काम पड़ेगा इससे। ध्यान रखिए, अगर एक क्लाइंट आपसे खुश है, आपने डील बहुत अच्छी की है, अगर कोई बायर था तो बहुत अच्छा घर आपने उसको दिलवाया, अच्छे रेट में दिलवा दिया, वो दुआएं देने वाला है आपको और आपको रेफरल्स देगा। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रेफरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरल्स कहते हैं माउथ एडवर्टीजमेंट, माउथ रेफरेंस, यानी कि वो अपने दोस्तों को बोलेगा आपके बारे में बताएगा, यानी कि आपकी रेपुटेशन इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपने वही काम उल्टा कर दिया, अगर आपने शॉर्ट टर्म गेन्स सोचा कि यार मैं कमाऊँ और आगे निकलूँ, वो आदमी 5 आदमी नहीं, वो 10 आदमी को बोलेगा कि इस आदमी से डील मत करो, यू विल लूज बिजनेस। तो इसलिए जब भी रेपुटेशन अगर आपकी ख़राब है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। आप साल 2 साल में इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाओगे, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें मनी भी है, रेपुटेशन है, प्लस फेम बहुत है। हाँ, तो आपका फोकस जो है वो टोटली कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। ये जो शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन्स हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। काफ़ी साल पहले यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट था 3 से 4 साल के बच्चों के ऊपर, करीब 30 के करीब बच्चे थे। बच्चों को एक रूम में बंद कर दिया गया और उनके सामने एक एक टॉफ़ी रख दी, सबके सामने, और उनसे ये कहा गया कि बच्चों अगर आप चाहो तो ये टॉफ़ी इमीडिएटली खा सकते हो, एक एक टॉफ़ी। अगर आप 10 मिनट्स वेट कर लोगे तो आपको एक की जगह 3 टॉफ़ी मिलेंगी। आपको क्या लगता है 15 मिनट्स के बाद में क्या रिजल्ट था? 90% बच्चों ने टॉफ़ी इमीडिएटली खा ली थी। 10% बच्चों ने 15 मिनट वेट की और 3 टॉफ़ियाँ ली और फिर उसके बाद में उन्होंने टॉफ़ी खाई। मतलब क्या है इसका? इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। 90% बच्चों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत थी कि मुझे बस इमीडिएटली मिल जाए, बात का देखा जाएगा। हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होते हैं। बट 10% बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने वेट की 15 मिनट। उनको ये था कि नहीं, लॉन्ग टर्म मीन्स 15 मिनट के बाद मुझे 3 टॉफ़ी मिलने वाली है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। उन बच्चों को फॉलोअप किया गया 30 साल तक। 30 साल के बाद जो रिज़ल्ट आया, आप मानेंगे नहीं, जो 10% बच्चे थे जिन्होंने वेट की, जिन्होंने टॉफ़ी लेने के लिए वेट की थी 15 मिनट, उसमें से 90% बच्चे कामयाब थे, मल्टी मिलियनर हो चुके थे 90%। और जो 90% बच्चे थे जिन्होंने वेट नहीं की, उनमें से बहुत ही कम बच्चे थे जो एक्चुअली में मल्टी मिलियनर बने। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक ह्यूमन बीइंग जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जाता है, वो एक्चुअली में कामयाब नहीं हो पाता है जल्दी से। और ये हर जगह देखने को मिलेगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप में अगर ये दिक्कत है तो आप बहुत छोटे इंसान हो, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग होता ही ऐसा है, हमें उसको हैंडल करना होता है। आप देखोगे कार्ड से लोग शॉपिंग करते हैं, नया फ़ोन आ गया इमीडिएटली ले लिया, लोन पे ले लिया, कोई बात नहीं, देखे जाएंगे। अब उस टाइम पे तो आप ले आए, बाद में मालूम हुआ उसकी जो इंस्टॉलमेंट देनी है आपको, फिर आपको पिंच होता है। दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये दिक्कत है जिसको आपको हैंडल करना होता है। और रियल एस्टेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं है, इसी से रेपुटेशन बनेगी। अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं है, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चल नहीं पाओगे। और उसको हैंडल करने के लिए फर्स्ट है पॉइंट कि जो शॉर्ट टर्म पेन्स है आपको लेना होगा, आपको ये आदत डालनी होगी। आपका जो फोकस है वो टोटली होना चाहिए कि मुझे कस्टमर को खुश करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही उसको सर्व करना है। अगर आपके माइंड में ये रहेगा तो आप बिलीव मी, आप रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए। इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ। Zappos.com एक वेबसाइट थी,
शायद आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि ये 25 साल पहले की बात है। ज़ेपॉस वर्ल्ड की पहली वेबसाइट थी जिस पे जूते ऑनलाइन सेल किए गए। उससे पहले जूते ऑनलाइन सेल नहीं होते थे। ज़ेपॉस का जो सीईओ था वो कस्टमर पे इतना ज़्यादा फोकस था, उसकी हर एक्टिविटी होती थी वो कस्टमर को खुश करने के लिए होती थी। तो जब भी कोई कस्टमर कॉल करता था उनके कस्टमर केयर नंबर पे, तो जो स्टाफ था वो हेल्प करता था कि कौन सा शू उसको ख़रीदना है, उसमें ख़रीदने में हेल्प करते थे। अगर वो शू उनके पास नहीं होता था तो वो उस कस्टमर की हेल्प करते थे कि अब ये कहाँ से मिल सकता है। मीनिंग ये है कि वो उसको गाइड करते थे कि सर आपके नियरेस्ट है तो आपके यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। देखने की बात ये है कि इस एक्टिविटी में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ज़ेपॉस का जो स्टाफ है जो अब आपको गाइड कर रहा है कि जी नहीं आप मेरे से मत लो क्योंकि मेरे पास नहीं है, बट आई विल हेल्प यू आउट कि आपको वहाँ से मिल जाएगा जूता। इसका मीनिंग है कि मुझे वहाँ से कमीशन नहीं मिल रही है, कोई कमाई नहीं कर रहा हूँ मैं उस जूते से। और हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि ये कस्टमर मेरे हाथ से गया, ऐसा नहीं है। वो जिस कस्टमर की हेल्प करते थे वो ठीक है, उसने आपसे शू नहीं लिया, बट वो रेफ़र करता था कि ज़ेपॉस से खरीदो। और ये कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त कामयाब हुआ, वो ज़ेपॉस फाइनली जो अमेज़ॉन कंपनी है उसने परचेज़ की $1 बिलियन में, 7-8 हज़ार करोड़ में अमेज़ॉन ने खरीद ली उस कंपनी को। और मुश्किल से 30-40 लोग उस कंपनी में काम करते थे। फ़र्क क्या है? फ़र्क है कस्टमर सेंट्रिक आपका बिहेवियर, आपका पूरा जो विज़न है वो कस्टमर सेंट्रिक है। तो एक रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए कस्टमर सेंट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर के बारे में सोचने लगोगे कि नहीं मुझे उसकी हेल्प करनी है, मेरे से ना ले किसी और से भी ले लें, बट उसको चीज़ ठीक मिलनी चाहिए, बिलीव मी आपकी रेपुटेशन अपने आप बन जाएगी। उसने अगर आपसे नहीं लिया वो आपको रेफ़र करेगा, उसकी वजह से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, अगर क्लाइंट खुश है वो हो सकता है 5 लोगों को बोले, अगर नेगेटिव है यानी कि अगर वो आपसे खुश नहीं है वो 25 लोगों को बोलने वाला है कि इस आदमी से खरीदो मत, तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि रेपुटेशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कस्टमर सेंट्रिक ही होना चाहिए, हमारी विज़न ये होनी चाहिए कि हमने हर हालत में कस्टमर की हेल्प करनी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, सो दैट स्मार्ट वीडियो के अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों अब टाइम हुआ है हमारे स्टार ब्रोकर का। आज के हमारे स्टार ब्रोकर हैं सतीश यादव जी, उनसे मिलते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत टाइम से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हैं और बहुत कामयाब ब्रोकर हैं। आपको मिलके बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलने वाला है, तो आइए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंट्री क्यों की? कोई और भी तो इंडस्ट्री कर सकते थे। I have joined real estate because थोड़ा सा हिंदी में बोलो सतीश, अच्छा ये हिंदी हिंदी के लिए, में ठीक है? डे हाँ, वन से मेरा रियल एस्टेट को लेके पहले से ही मैं रियल एस्टेट की ओर आकर्षित था। ठीक है। पहली बार मैं गुड़गांव आया था 2004 में, हम्म, तो मैंने देखा कि यहाँ की लाइफ जो है उसने मेरे को बड़ा अट्रैक्ट किया अपनी साइड। तो मैंने देखा कि ये जो लाइफ है जो मैं देख पा रहा हूँ इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ या मैं ये लाइफ कैसे लिव कर सकता हूँ। हम्म, सो उसके लिए मैंने देखा कि भाई कौन से सेक्टर से जहाँ पे ये लाइफ मैं अचीव कर सकता हूँ, बिकॉज स्टडीज में तो मैं हमेशा से ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। तो मतलब मैंने आपको देखा लाइफस्टाइल ने अट्रैक्ट किया? हाँ लाइफस्टाइल ने मेरे को अट्रैक्ट किया, फिर उस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए मैं ये देख पा रहा था कि रियल एस्टेट इज द ओनली सेक्टर जहाँ से मैं ये लाइफस्टाइल अचीव कर सकता हूँ। See, मनी तो आप किसी भी सेक्टर में जब आप मेहनत करते हो तो ऑब्वियसली मनी यू कैन मेक मनी, हम्म, बट ये एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल और वो लाइफस्टाइल भी अचीव कर सकता हूँ। तो ये मेरा पर्पस था रियल एस्टेट में आने का। मतलब मैं ये कहूँ कि मनी इज द रीजन या कुछ और भी है रीजन? सी रियल एस्टेट और यहाँ की लाइफ से पहले माय गोल वाज कि मैं कोई साल 2 साल का कंप्यूटर का कोर्स करूंगा एंड आई विल सेटल इन गुड़गांव।
तो ओके। that was the goal, but when I came here तो then I got realized कि नहीं यार लाइफ तो ये है जो मैं देख पा रहा हूँ। क्या So देखा that आपने? lifestyle was the key. Yes, that क्या was the देखा problem. आपने? मतलब क्या किसी की बड़ी I गाड़ी saw देखी? कि बड़ी गाड़ियां देखी, लोग जा रहे हैं, ब्रीफकेस साइड में है, न्यूज़पेपर ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो द ओके, बिजनेसमैन, द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो फैमिली, जो उस टाइप की जो क्लास मैंने देखी, so I ओके, always attracted that class. So ओके, मेरा ओके, पर्पस वो लाइफस्टाइल था। मनी ऑब्वियसली लाइफस्टाइल तभी आती जब मनी आती। ओके, ग्रेट, ग्रेट। कुछ मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओगे? आर यू क्वालिफाइड इन एमबीए या कुछ ऐसा? अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो आई एम एन एमबीए। After graduation, I was looking for a job, but one of my uncles told me कि बेटा कुछ लंबा करना है, बड़ा करना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और स्पेशली गुड़गांव जैसे मिलेनियम सिटी। देन आई वेंट फॉर एमबीए टू रोहतक, और उसके बाद मैं एमबीए करने के बाद मैंने 2 साल मैंने इंडिया न्यूज चैनल के साथ जॉब किया, किसमें? बिकॉज इंडिया न्यूज़ चैनल? इंडिया इंडिया न्यूज न्यूज़ चैनल। चैनल? यस, एज ए एज ए as an sales executive, I used to अच्छा, space selling over there. Yes. ओके, ओके, ओके। एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है कि ब्रोकर बनने के लिए बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए? See, क्या फ़र्क आपको पड़ेगा उससे? ब्रोकर बनने के लिए क्वालिफिकेशन तो इतनी ज्यादा जरूरी है नहीं। आपको अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश जानना ही नहीं है। अच्छा कम्युनिकेशन मतलब आपको अच्छे से अपनी बात सामने वाले के सामने रखनी आनी चाहिए। दैट इज अ ओके, की। ओके, उसके बाद आपको अपना जो भी प्रोडक्ट आप जो भी एरिया में, चाहे वो लग्जरी सेगमेंट में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, उसकी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी आप लंबा जा सकते हो। अदरवाइज तो जॉब तो आप किसी भी फील्ड में एक लेवल पे, सर्टेन लेवल तक, मिड मैनेजमेंट तक जॉब तो आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते ओके। तो फर्स्ट डील कब हुई? शुरू करने के कितने टाइम बाद? हो। इट टुक मी 45 डेज। मेरी एमआईएस जो हम मेंटेन करते थे एक्सेल पे, एमआईएस कोल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन हम्म, सिस्टम, उसमें मेरी नंबर ऑफ मीटिंग्स, नंबर ऑफ विजिट्स मेरी पूरी टीम में सबसे ज्यादा थी। और फर्स्ट मंथ आई वाज इन जीरो। सो नेक्स्ट मंथ मेरे बॉस ने जब मुझे सैलरी ऑफर की एचआर ने, तो मैंने एचआर को ये कह के मना कर दिया कि मेरी को सेल्स नहीं हो तो आई डोंट डिजर्व सैलरी। सो माय बॉस कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि देख, मैंने तुझे सिर्फ इस पर्पज से नहीं रखा कि तू आए और काम कर, रिजल्ट आएंगे तो मैं सैलरी दूंगा, तो एफर्ट तो डाल रहा है ना। सो योर एमआईएस इज स्पीकिंग अ लॉट। तो बट एक बार जब स्टार्ट हुई तो फिर लाइन लग गई। इन फर्स्ट 6 मंथ्स आई हैव डन ऑलमोस्ट 32 सेल्स। नहीं, एज ए इंडिपेंडेंट ब्रोकर कहा जाए, जैसे अभी तो शुरुआत आपने एज ए जॉब किया, एज ए एज ए जॉब किया। तो फिर बाद में फ्री कैसे हो, एज ए फ्रीलांसर, या कब काम शुरू एज किया? ए फ्री इन 2012 आई हैव स्टार्टेड माय ओन। ठीक है, और लकीली और अनलकीली यू कैन से कि आई वाज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं अपना स्टार्ट करूं। बट वो ठीक कहते है, हैं ना कि डेस्टिनी जहां आपको लेके जाती है, आप वहीं उसके हिसाब से आप उसकी डायरेक्शन में चलते हो। मैंने माइंड मेकअप कर लिया कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। दो आई वाज स्ट्रगलिंग विद फंड्स, बट स्टिल आई हैव मैनेज्ड माय सेल्फ कि चलो स्टार्ट करते हैं। वो एक आप कह सकते हो कच्ची उम्र थी, वहां पे मैंने जाने ओके। अनजाने में मैंने स्टार्ट किया, और बाय गॉड ग्रेस आई एम डूइंग तो एब्सोल्युटली। जरूरी है कि आपने ऑफिस था आपका खुद का, या एज ए फ्रीलांसर आपने काम शुरू किया? नहीं नहीं, मैंने ऑफिस किया था अपना, एक ऑफिस के घर में क्या ऑफिस किया जरूरी था। है? ऑफिस होना जरूरी है? नहीं, ऑफिस अगर आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप करते हो तो देखो, मैं तो मानता हूँ कि कार से भी आप ऑपरेट कर सकते हो, आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो झील है तो। बट इफ यू हैव अ टीम, तो टीम के लिए आपको ऑफिस का होना बहुत जरूरी है। टीम मतलब एम्प्लॉयज? एम्प्लॉइज, यस। सुनो, ऐसा है ना सतीश कि मैक्सिमम ब्रोकर जो होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं। करेक्ट, 90% ब्रोकर, 95% ब्रोकर बिना ऑफिस के होते हैं। करेक्ट। क्या आपको क्या लगता है, मतलब क्या वो, मतलब उनको रिजल्ट ज्यादा नहीं आएंगे? नरेश भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में।
आप कोवर्किंग स्पेस में आप सिर्फ एक 4 से 5,000 तक दे के आप एक अच्छा ऑफिस स्पेस ले सकते हो, पहली चीज। ओके, ओके। दूसरी चीज, आज की डेट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो आपको ऑफर करती हैं आप हमारे ऑफिस आओ, हमारे यहाँ पे बैठ के आप काम करो, हम आपको हुँ, लीड सपोर्ट देंगे, हम आपको आपको जो सेल्स से रिलेटेड जो भी आपको लिटरेचर चाहिए वो हुँ, हुँ, देंगे। जब आपकी हुँ, सेल्स क्लोज होती है तो उसमें आपकी हेल्प करते हैं, फिर रिवेन्यू शेयरिंग करते हैं। अगर हुँ, आप रिवेन्यू शेयर नहीं करना चाहते हो तो आपके पास जो कोवर्किंग स्पेस है, आपके हुँ, पास फ्रेंड सर्कल इतना हो जाता है, जब आप ऑफिस का फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट करते हो, यू हुँ, हैव हुँ, एम्पल अपॉर्चुनिटीज। ओके। तो इट इज नॉट मैंडेट कि आपका ऑफिस का होना बहुत जरूरी नो। रियल एस्टेट में बहुत सारी सेगमेंट्स जितना हैं। मैं यहाँ पे एक बात और बोलूंगा, हुँ, जितना आप ऑफिस का एक्सपेंसेस करोगे, आप फर्नीचर में, इंटीरियर में, ऑफिस में, हुँ, एडवांस रेंटल में, हुँ, बेटर हुँ, है कि आई वुड एडवाइज कि आप वो पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो। हुँ, वो मार्केटिंग, जब आप लीड्स आती है कस्टमर्स को आप इनवाइट करो डायरेक्ट सेल्स गैलरीज पे, हुँ, वहां पे आप डील क्लोज करो। जब हुँ, आपका फनल बन जाए सेल्स का और आपका रेवेन्यू खड़ा हो जाए, आपको दिखे डॉक्यूमेंट्स में कि मेरा इतना रेवेन्यू है, देन यू कैन प्लान कि अब मेरे को आगे मूव करना चाहिए टीम उस के टाइम साथ। ऑफ़िस ऑफ़िस वग़ैरह लिया यस जा सकता है उस टाइम। ठीक बात है। यस। सतीश, रियल एस्टेट में ना काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। जैसे एक सिर्फ़ बिल्डर्स के साथ आप डील करते हो, एक अब रीसेल मार्केट में आते हो, सेकेंडरी मार्केट जिसको कहते हैं। उसमें भी फिर सेगमेंट्स हैं। कोई सिर्फ़ लग्ज़री में डील करता है, ठीक है? कोई कमर्शियल में। कोई बिल्कुल ही अफोर्डेबल में डील करता है, या करेक्ट। ठीक है, या कोई लीजिंग में डील करता है, सिर्फ रेंटल में डील करता है। कौन सी इस सेगमेंट में बेस्ट है एक नए ब्रोकर के लिए? एक नया ब्रोकर जो है एंटर करता है, उसके लिए यहाँ कौन सा पे सेगमेंट आसान है एंटर डिपेंड करना? करता है कि उसका बेस तो क्या है। अगर अच्छा। किसी ने लेट्स सपोज बिगनिंग अपनी प्राइमरी मार्केट से की है, तो आई वुड एडवाइज गो विद प्राइमरी सेगमेंट। और किसी ने रीसेल में स्टार्ट किया है तो आई वुड एडवाइज गो इनटू सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि होता क्या है कि मैंने लेट्स सपोज मैंने सेकेंडरी मार्केट में काम किया है, अब मैं प्राइमरी में मेरे को क्या कुछ फियर्स होते हैं, फियर इन टू माइंड, कि मैं बिल्डर के ऑफिस जाऊंगा, वहां पे लोगों से मिलना पड़ेगा, इंटरेक्शन, वो एक कंफर्ट जोन जो होता है सेकेंडरी मार्केट का, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। और अगर प्राइमरी में है तो फिर बंदे को सेकेंडरी का कहीं ना कहीं माइंड में फियर रहता है। तो ये अच्छा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है कि मेरे को वहां पे टोकन कैसे करवाना है, आपको हुँ, एटीएस की डेफिनेशन क्या होगी, एटीएस का जो आप बना रहे हो कस्टमर्स का उसकी लैंग्वेज क्या हुँ, होगी। सो हुँ, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच वी नीड टू फॉलो। अगर मैंने प्राइमरी से स्टार्ट किया तो आई शुड स्टिक विद द बेसिक्स एंड आई शुड गो विद द प्राइमरी। और अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने लीजिंग में एंटर किया, लीजिंग से मेरा बेस है, तो आई शुड हुँ, गो विद द लीजिंग। Later, I should pick another opportunity by that time. Once you get the experience, once you get the money into your pockets, हुँ, money speaks a lot, Naresh bhai. So ठीक जब बात है। पैसा आता है तो तब आप अपना वर्टिकल जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकते नहीं, हैं, बना सकते मेरा जो पूछने का रीज़न था वही था कि एक नया आदमी रियल एस्टेट में एंटर करता है, तो हैं। वो बिल्कुल मैं कन्फ्यूज़्ड होता साथ है। हूँ। उसको समझ नहीं आता मैं शुरुआत कैसे करूँ? समझ रहे हो? भी मैं सेकेंडरी में जाऊँ कि प्राइमरी मार्केट में जाऊँ कि मैं तो लीजिंग में उसको चला तो मैं जाऊँ? एडवाइस करूंगा ऑनेस्टली, हुँ, आप बेटर है कि इनिशियली ज्यादा लंबा स्ट्रगल करो और फिर कुछ अचीव करो। उससे बेटर है कि आप कुछ देर स्ट्रगल करो, आई मीन कि कहीं जॉब करो। हुँ, फ्रीलांसिंग के काफी ऑप्शंस आपको काफी कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं, ओके, वहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ओके। वो ज्यादा बेटर है क्योंकि आपका बेस का होना बहुत जरूरी है। देखो बेस के बिना तो हम अगर वॉल पे पेंट भी कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं ना वॉल पुट्टी और फिर उसके बाद हुँ, बेस और उसके बिल्कुल बाद सही है। पेंट करते हैं, फाइनल हाँ, कोट देते हैं। हाँ, सो हाँ, फाइनल कोड से तक पहुंचने के लिए आपका बेस का होना बहुत जरूरी है। तो आपको ओके, यू हैव टू किल योर ईगो कि नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ फ्रीलांसिंग करूंगा। सो अच्छा, आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज टू लर्न ठीक है। समथिंग न्यू। तो और बेटर है लर्निंग कि के वो लिए तो किसी के साथ एसोसिएट हो जाए, हाँ, थोड़ा-सा वो आई एक्सपीरियंस ले वुड ले। एडवाइस, आई वुड हुँ, एडवाइस। हुँ, क्योंकि अगर वो नहीं होता है किसी के साथ एसोसिएट्स तो फिर वो मार्केट में ना, इट इज लाइक व्हाट आई फील इज कि आप मार्केट में या तो आप साथ बन जाओ या फिर खुद को अलाउ करो साथ आपको खा जाए। ओके, तो बेटर है कि आप पहले साथ के साथ रह के ये सीखो कि छोटी फिशेस को कैसे खा सकते हैं, मतलब आप डील कैसे क्रैक कर सकते हैं।
then you enter into that specific zone कि आपको प्राइमरी में सीखा है तो प्राइमरी में आप इंडिपेंडेंट आप एंट्री कर जाओ, सेकेंडरी में तो फिर सेकेंडरी में आप इंडिपेंडेंट एंट्री कर सकते वेरी नाइस। सतीश, कितना टाइम तुम्हें लगा, तुम्हें ये लग के कि मैं एक कामयाब ब्रोकर बन गया हूँ? कितना टाइम लगा शुरुआत करने के बाद और जब तुम्हें लगा कि हाँ भाई अब मैं किसी स्टेज पे पहुंच गया हूँ? देखो दो पहलू हैं, मैं कैसे देखता हूँ कामयाबी। मैं आई नेवर एवर कंपेयर माय सेल्फ टू अदर्स। आई एम द वन हु ऑलवेज लव टू क्लैप इन अदर्स विक्ट्री एंड बिलीव इन सेल्फ एनालिसिस। मैं तो आज भी अगर मैं अपने आप में बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ अगर मैं अपने पीछे की लाइफ देखता हूँ। और आज भी मैं आगे की साइड देखता हूँ तो मैं तो लगता पीछे सक्सेसफुल नहीं हूँ अभी। मेरे को गेट टू अचीवेबल होगा नहीं, तो फिर कुछ तो लोगों नेवर के एंडिंग है। पैमाने अलग होते हैं सक्सेस के लिए। इसके पास बड़ी गाड़ी है तो सक्सेसफुल है, बड़ा ऑफिस है तो सक्सेसफुल है, बड़ी टीम है तो सक्सेसफुल है। नहीं, मेरे लिए एंड ऑफ द डे मेरे लिए क्या मैंने टारगेट्स किए थे, क्या मैंने अचीव किए, अगर वो अचीव हुए तो आई एम सक्सेसफुल और अगर नहीं हुए तो येट टू बी सक्सेसफुल। ओके, तो अभी एग्जैक्टली राइट टाइम अभी क्या कर रहे हो इस टाइम पे? स्पेशलिटी क्या है? रीसेल, प्राइमरी मार्केट है? Only primary. I was always into primary and I'm still in primary and I think I'll be in primary for the rest of my life. तो अभी जो कोविड आया है फिर उसके बाद अब थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ इंडस्ट्री के ऊपर? उससे इम्पैक्ट नहीं आया, उससे तो उल्टा मैं कहूंगा कि बड़ा बूस्ट आया रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अच्छा। कोविड की वजह से लोगों को घर की एक्चुअल में वैल्यू पता चली कि मुझे घर लेना है। एक एज ए कपल अगर मैं अपनी एज एन इंडिविजुअल बात करूं तो पहले मेरे को लगता था कि वाइफ कहते थे कि हम अपना घर लेंगे। आई यूज्ड टू बिलीव कि नहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और घर जो है वो रेंट पे लेते हैं सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई आवर मनी। बट कोविड के दौरान ये पता चला कि आपका खुद का घर होता है तो आप चीजें प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आपको लग रहा है कि कोविड से बढ़ी है, प्राइसेस हाइक हुए, बड़ा बूम आया रियल एस्टेट। अच्छा, बूम है इस टाइम पे। बूम आया। ओके ओके ओके। तो थोड़ा सा कोई इंटरेस्टिंग डील कभी किया हो, तुम्हें लगा हो कि मुझे तो बहुत सीखने को मिल गया, कोई ऐसी डील बता सकते हो? देखो वैसे तो डील कोई भी डील हो, हर डील इंटरेस्टिंग होती है। गेट टू नो कि एक डील क्रैक की आपके किसी लड़के ने, आपने डील क्रैक की है, एक गूज़बम्प आता है अंदर से कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। बट कोई ऐसी अगर इंटरेस्टिंग डील की मैं बात करूं तो हैं कुछ डील्स हैं जो इंटरेस्टिंग रही हैं, जो ऐसे लगा कि जो चली गई हाथ से वो बाद में लौट के आ गई। तो इंटरेस्टिंग भी थी और सिखा के भी गई कि जो चीज आपकी है वो आपके पास आनी ही आनी और जो नहीं है वो कहीं से भी चली जानी। कुछ डील्स ऐसी भी हुई जो जिनमें आदमी ना रियल एस्टेट में नरेश भाई क्या होता है कि कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ ये डील होगी, फिर ये पैसा आएगा, फिर इस पैसे से मैं ये चीज करूंगा, ये प्लान करूंगा, तो फिर वो एंड ऑफ द डे डील होती नहीं, पता चलता है। तो कई बार आप ऑल ऑफ सडन कोई प्लानिंग नहीं होती और डील हो जाती है, आपके पास पैसा आ जाता है। तो हर डील मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। ऑन एवरेज सक्सेस रेशियो क्या रहता है? मैं अगर 10 क्लाइंट के पीछे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट कर रहा हूँ, सक्सेस रेशियो क्या है? उसमें से कितने डील क्लोज हो जाते हैं कि आप कितना उसकी रिक्वायरमेंट को मैच कर पा रहे हैं। अगर मैं 10 लोगों से मिल रहा हूँ, लेट्स सपोज उनकी रिक्वायरमेंट एक एक्स प्रोडक्ट की और मैं उनको वाई प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो एक भी डील मैच्योर नहीं होगी। और अगर मैं 10 कस्टमर आ रहे हैं, एक्स मांग रहे हैं और मैं उनको एक्स प्लस दे रहा हूँ कि आप एक्स देख रहे हो, कुछ तो एक्स लेंगे, कुछ एक्स प्लस लेंगे, तो रेशियो जो मेरा मानना है वो कहीं ना कहीं 20 to 30% का रेशियो आ जाता है। 20-30 तो बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छा है बहुत। नहीं, अगर आप पूरा R&D करते हो और अच्छा इंटेंट लेके आप काम करते हो, जब ये नहीं सोचते कि मेरे को एंड ऑफ द डे क्या बचना है, सिर्फ ये सोचते हो कि मेरे को इनकी रिक्वायरमेंट को मैच करवाना है। कुछ आप नेगोशिएट बिल्डर से करते हो कस्टमर के लिए, कुछ आप कस्टमर को थोड़ा पुश करते हो कि आप भी बढ़ो ना, जब आप बड़ा चीज ले रहे हो, एक्स लेने आए तो एक्स प्लस आप ले रहे हो, तो आप दोनों साइड से पुश करते हो। फिर जब डील मैच्योर होती है देन वो रेशियो जो आ जाता है 20 to 30। तो अभी जैसे आपने देखा होगा ब्रोकर्स को ये प्रॉब्लम आती है, जो मेरे पास कंप्लेंट आती है कि बिल्डर टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा है, कभी कभी पता लगा 1 साल बाद पेमेंट हो रही है,
ब्रोकरेज पेमेंट जो है, कैसे हैंडल करते हो? तो मैं इस मामले में मैं खुद को बड़ा लकी मानता हूँ हम्म। कि मेरा आज तक टचवुड कोई पैसा किसी बिल्डर के यहाँ पे फंसा नहीं है। अच्छा। वो आप कह सकते हो कि मेरे उनसे रिलेशंस इतने कोर्डियल हैं कि वो हम्म। मेरे वर्ड्स के ऊपर पैसे दे देते हैं, या हम्म। आप ये कह सकते हो कि मेरे कमिटमेंट्स या काम को लेके मैं बड़ा पैशनेट हूँ, तो हम्म। उनको लगता है कि भाई इनको तो लंबा काम करना है, इनको ये वो नहीं है कि हैंड टू माउथ वाले कि आ जाए डील होगी ठीक है। तो आई डोंट फील कि जो प्राइमरी मार्केट में जो प्लेयर्स है, आई डोंट थिंक हम्म। कि किसी का पैसा कहीं फंसता है। और हम्म। अगर फंसता भी है तो वो वहां फंसता है जहाँ पे बिल्डर का इंटेंशन बिल्कुल ही नेगेटिव है कि नहीं नहीं मुझे बिल्डर्स, मैं तो बिल्डर हूँ, मेरा प्रोडक्ट है ये, मैं इनको लीड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तब जाके इनकी डील मैच्योर हो रही है। तो इंटेंशन अगर कहीं पुअर है तो पैसा हम्म। फंसता है। तो वो इंटेंशन पुअर आप जब मीटिंग करते हो पहले बिल्डर के साथ डील करने से पहले, तब आपको इंटेंशन पता चल जाती है। जब आज वो आपके पैसे देने में 2 लाख रुपए देने में या लाख रुपए देने में 50,000 देने में दिक्कत कर रहा है, तब वो बिल्डर किसी कस्टमर की 1 करोड़ 2 करोड़ की चीज कैसे डिलीवर कर पाएगा? तो मैं तो आई डोंट बिलीव टू वर्क विद सच काइंड ऑफ कैसे करते हो आप? एक ब्रोकर है, उसको क्या देखना चाहिए बिल्डर में कि नहीं यार ये बिल्डर ठीक उसको है, ये मुझे देखना बिजनेस चाहिए करना है? पहले तो उसकी बिल्डर की पूरा बिल्डर का विजन देखना चाहिए कि बिल्डर के पास लैंड बैंक क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसका जो सेल्स स्टाफ है वो कितना एग्रेसिव है। पता चले कि देखो एंड ऑफ द डे आपकी जो सेल्स टीम है या कंस्ट्रक्शन टीम में जो भी टीम है, वो आपका एक इंटेंट ऊपर से चलता है। टॉप मैनेजमेंट जो मैसेज डिलीवर करता है वो मिडिल मैनेजमेंट तक कोई हम्म। लेबर तक जाता है। हम्म। कुछ डेवलपर्स के आप साइट पे जाओगे, उनका काम ही नहीं मिलेगा आपको, लेबर नहीं मिलेगी, कोई काम होता नहीं दिखाई देगा। कुछ हम्म। डेवलपर्स के आप यहाँ पे जाओगे तो उनका काम टाइम से पहले आपको मिल जाएगा। वहां पे हम्म। कस्टमर रिवर्स जो है कंप्लेन करता है कि यार हमें बोला था 4 साल और आपने डिमांड कर दी 3 साल में। मैं तो हम्म। नहीं कहता वो अच्छी चीज है, वो डिमांड आप 1 साल पहले आप करो, पे करो। ऐसे लोग हैं जो बेचारे फंसे पड़े हैं जिनके घर 2009 में 10 में कभी परचेज किए, आज तक घर ही नहीं मिला उनको। वो ज्यादा अच्छा है कि आप 1 साल पहले डिमांड पे कर रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो हमें बिल्डर की इंटेंशन देखना है, उसमें टीम के साथ हमको देखो हर आदमी जो नया बंदा होता है वो डायरेक्ट ओनर से 1-to-1 मीटिंग नहीं करता है। तो वो तो उसको आइडिया लगना, आइडियोलॉजी लगती है टीम से कि टीम का इंटेंट क्या है। अब हम्म। जैसे मैं कुछ प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा, बट वो उनका इंटेंशन बड़ा ही पुअर है और कुछ पूरा। का इंटेंशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम्म। आपको लगता है कि यार मैं तो इनके साथ जी करता है कि बहुत ज्यादा बहुत लंबा काम करूं। हम्म। वेरी नाइस। सतीश, रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रोकर के लिए, राइट? रेपुटेशन ही सब कुछ है मेरे ख्याल से। एब्सोल्युटली। क्या करना चाहिए उसको इसके लिए? उसके लिए मैं देखो यू नीड टू बी कैरेक्टरिस्टिक। आपको अगर अपना रेपुटेशन डेवलप करना है तो आपको अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट को किल नहीं करने देना है। अगर मैं आज ये सोच के कि मेरे को नहीं, मैं इस कस्टमर से मेरे को इतना पैसा लेना है, कैसे भी करके लेना है, वहां पे मैं अगर मैं एक्चुअल में अपने आप को हटा के और मैं सिर्फ उस पैसे पे फोकस करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी किल करूंगा और अपने हम्म। कैरेक्टर को भी किल करूंगा। ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट किल होगी तो कैरेक्टर भी किल होगा, तो हम्म। कैरेक्टर किल होगा तो रेपुटेशन तो स्कोर होनी ही नहीं। तो हम्म। आपको कुछ चीजें, कुछ गाइडलाइंस, कुछ सर्टेन पैरामीटर सेट करने हैं कि मेरे को इस लेवल तक जाके इस लेवल तक सिर्फ काम करना है, उससे बियॉन्ड मेरे को ज्यादा लालची नहीं होना है, ग्रीडी नहीं होना है। हम्म। और मेरे को सिर्फ ये नहीं देखना है कि बिल्डर से मुझे कितना पैसा मिला, मुझे ये भी देखना है कि बिल्डर चीज डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं आपको हम्म। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी, एक एक्स डेवलपर की प्रॉपर्टी मैंने किसी कस्टमर को दिलवाई, एक तो नहीं दो नहीं, हम्म। काफी कस्टमर्स को दिलवाई, और वो बड़ी मतलब यू कैन से 5 CR प्लस की प्रॉपर्टी थी वो। हम्म। अब वो उस पे लाइसेंस में इश्यू आ गए। हम्म। मैंने बिल्डर के साथ, ओनर के साथ मैंने पूरा रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए पूरी ओनर के साथ 1-to-1 मीटिंग, रेगुलर मीटिंग्स की, उसका आगे का पूरा स्टेटस अपडेट रखा कि अब क्या अपडेट है, क्या आपको करना है। सीएम से मीटिंग वो कर रहे हैं तो मेरे को अपडेट है कि हाँ आज हम सीएम से मिल रहे हैं। सी इंटेंशन उनका बड़ा क्लियर रहा और थैंक्स कि मैं उनके साथ लग के काम किया और उन्होंने सपोर्ट किया उसके बदले में। अब एंड हम्म। ऑफ द डे कस्टमर्स के बीच एक इमेज क्या सेट होती है, यार बंदे ने हमारे लिए फाइट,
so where you create your image. So ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिर्फ अपना पहलू ना देख के आप सबके लिए एक विन 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 सिचुएशन देख रहे हो। एक कस्टमर के लिए विन सिचुएशन होनी चाहिए, बिल्डर के लिए विन सिचुएशन होनी चाहिए कि कस्टमर ने चीज ली, अगर वो कहीं स्टक हो भी, देखो टेक्निकल चीजें कई बार स्टक हो भी जाती है, सिस्टम की भी सिस्टम का भी बड़ा रोल है। एवरी टाइम यू कैन नॉट कंप्लेन टू डेवलपर। आगे सिस्टम कभी कोई डिपार्टमेंट में चेंजेस हैं, कभी पॉलिटिक्स में कुछ गेम हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ चीजें एडजस्ट करनी आनी चाहिए। अब ये चीज एक काम होता है एक इंटरमीडिएट का। अब हमें कस्टमर को भी कन्विंस करना है, उस टाइम डेवलपर को भी फॉलो करना है कि भैया वो लाइसेंस का क्या स्टेटस है। This is how you create your brand value. Brand value doesn't come from your car or from your office, big office. Brand value comes बिल्कुल from ठीक है। your words कि हाँ आपने क्या बोला और आपने डिलीवर क्या किया। सतीश, That's what I think. मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग Marketing तो मतलब देखो लीड्स जनरेट करना, जनरली leads क्या करते generate हैं? करो, there are multiple sources of marketing. Either you can go online, offline. Depend on company's requirement. अगर मेरे को if I need 1000 leads in a month, I have to take a 360-degree marketing campaign. Or if I am looking for just 50 or 100 leads as an individual, तो एज एन इंडिविजुअल मेरे को वो 50 लीड्स मैं उस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को देखना प्लेटफॉर्म क्या क्या है, कहाँ से अच्छी लीड्स मैं जनरेट कर सकता हूँ और कहाँ से मैं रेफरेंस भी जनरेट कर सकता हूँ। सी रेफरेंस एक ऐसा टूल है जो आप मार्केटिंग में काउंट नहीं करते, वो एक एक्स्ट्रा बोनस है। बट सो फार मैंने अपने बिजनेस में मैंने रेफरल पॉलिसी बड़ा अच्छे से इंप्लीमेंट किया, मेरे को बड़ा अच्छा रेफरेंस बिजनेस मिला और अच्छे लेवल पे मैंने रेफरेंस बिजनेस किया। मार्केटिंग से ज्यादा मुझे रेफरेंस का बिजनेस। तो पिछले 10 साल में फर्क आया काफी? मार्केटिंग करने का जो स्टाइल है फर्क है डिजिटल एज में? जब आप एज ए फ्रेशर आप स्टार्ट करते हो, डोंट हैव एनी बैक, तो उस टाइम आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। यू नीड टू रन सम कैंपेन्स। जब आप 2 साल 4 साल 5 साल धीरे जैसे एज यू स्पेंड सम टाइम एंड एज यू ग्रो योर रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स, सो उस टाइम वो क्लाइंट्स भी आपको रेफरेंस देते हैं। मैंने कहा ना कि अगर यू आर कैरेक्टरिस्टिक, तो सामने वाला उस चीज को रीड करता है और वो सिर्फ आपके लिए वो मार्केटिंग करता है, वो आपको रेफरेंस देता है। और आज की डेट में तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी इतना मैच्योर हो गया चीजों को लेके, ऑनलाइन चीजें पढ़ता है, वो उसको पता है डील कैसे होती है, कहाँ से होती है। तो आप यू कैन ऑफर सम पार्ट फ्रॉम योर ब्रोकरेज, फ्रॉम योर इनकम। आप बोल सकते हो लेट्स से यू कैन कनेक्ट विद एन आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट कि सर आप मेरे को कुछ रेफरेंसेस दो, बदले में मैं आपको कुछ हैंडसम अमाउंट आपको गिफ्ट करता हूँ, या आपको तो उस तरीके से भी आप यू कैन गो ऑफलाइन विद रेफरल एंड ऑल। देयर आर मल्टीपल सोर्सेस। ये जो फेसबुक वगैरह आया है जब से, या व्हाट्सएप है, इससे कुछ फर्क पड़ा है? मतलब इससे ये मैं हेल्प करते हैं मार्केटिंग में? यहाँ पे मैं सबको एडवाइस करूंगा, 1.5 साल में मत चलो कभी। हाँ। फेसबुक पे मैं लेट्स को होता क्या है, मैं भाई मैं बताता हूँ, मैं फेसबुक पे आजकल मैं नहीं हूँ ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ फेसबुक पे। लेट्स को मैंने देखा कि आपका कैंपेन चल रहा है, अब उससे रेफरेंस रेस्पॉन्सेज क्या आ रहा है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, वो ना देख के मैं सीधा मैं भी ये ईगो पे बात देके कि यार उनका कैंपेन चल रहा है, उनका भी चल रहा है, उनका मुझे भी करना है। उनके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, सो यू कैन नॉट कंपेयर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो आपको ये देखना है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है नहीं। मैं सपोज मैं डील कर रहा हूँ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में, फेसबुक पे इतना बायर, इतना बड़ा बायर आपको नहीं मिलेगा, और किसी को डील कर रहा है अफोर्डेबल में कोई, तो उसको मैं एडवाइस करूंगा गो ऑन फेसबुक। Yes. रेरा के बारे में क्या है? रेरा कुछ ब्रोकर्स के लिए है? रेरा के अंदर क्या ये कामयाब हुआ है इम्प्लीमेंटेशन इसका? रेरा ने क्या किया, रेरा ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कस्टमर्स के माइंड में। कहीं ना कहीं अब कस्टमर्स को ये क्लियर नहीं कि मुझे ये प्रॉपर्टी डिलीवर होगी या नहीं। स्टिल देयर आर सम पीपल हु बिलीव कि नहीं वी नीड ओनली रेडी टू मूव, बट मैं कहता हूँ रेरा आने के बाद चीजें बड़ी ट्रांसपेरेंट हुई हैं। अच्छा, रेरा से पहले चीजें अलग थी, अब बिल्कुल अलग है। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले डेवलपर को
35 से 36 लाइसेंस लेने होते हैं, हम्म लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी से, माइनिंग अथॉरिटी से, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, बड़े लाइसेंसेस होते हैं, ग्रीन बिल्डिंग हम्म तो वो लाइसेंसेस रेरा आने से पहले क्या था कि बिल्डर सिर्फ लैंड एक्वायर करता था, लैंड का कुछ अमाउंट, पार्शियल अमाउंट देके और उस पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता था, प्री लॉन्च। फिर वो लाइसेंस आने में 2 साल लग जाते थे, 3 साल लग जाते थे। फिर उसके बाद लॉन्च होने के बाद प्रोजेक्ट बनने में इट ऑलमोस्ट यूज्ड टू टेक 7 to 10 इयर्स एवरेज। अभी क्या होता है, अभी रेरा कहता है कि पहले आप लाइसेंस लो, जितने भी रिक्वायर्ड लाइसेंसेस हैं, फिर आप मेरे पास आओ, फिर मैं आपको एक स्टैम्प लगा के दूंगा कि यू हैव गॉट ऑल द लाइसेंसेस, नाउ यू कैन सेल योर प्रॉपर्टी, यू कैन प्रमोट योर प्रॉपर्टी। अब आपको एक टाइमलाइन भी सेट कर दी कि आपको 3 साल में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, बड़ा है तो 4 साल में या 5 साल में, हायर साइड में। अब बिल्डर को पता है कि मैं इतने टाइम में अगर डिलीवर नहीं करूंगा तो मेरे को पेनल्टी लगेगी, हैवी पेनल्टी लगेगी। रादर है कि मैं उस प्रोजेक्ट को पहले डिलीवर करूं, टाइम से पहले, और अपना जो फाइनल पोजीशन के ऊपर जो डिमांड रेज कर दूं, मैं जल्दी पैसा जल्दी से जल्दी। तो अब चीजें जो हैं फास्ट पेस पे हो गई, बट कहीं ना कहीं उसमें ब्रोकर्स के लिए अभी भी कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूं, कोई ब्रोकर्स के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज नहीं है, ब्रोकर्स के लिए कोई ये चीज डिसाइड नहीं है। लाइक आपने अभी पूछा कि डेवलपर्स के यहाँ पे पैसा मर जाता है काफी बार, तो ऐसा कोई सर्टेन गाइडलाइंस होनी चाहिए, ब्रोकर्स का भी पैसा ना मरे। जो कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं, उनको मैं काफी टाइम मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बायर के पीछे भाग रहे हैं, डील हो गई जी, अब वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, सेलर मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरा फोन पिक नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे मैं कहता हूँ कि कुछ लाइक दुबई में, आपने अगर आपको आइडिया होगा, दुबई में जब आप डील मैच्योर करते हो फाइनल रजिस्ट्री के टाइम पे, आपको एक डीलर का फीस भी लेके आना होता है, साथ में उसका भी डीडी लेके आना होता है। वो एग्रीमेंट का पार्ट होता है, एक्चुअली एग्रीमेंट का पार्ट होता है वो। हाँ, एग्रीमेंट का पार्ट होता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, लिखा होता है, मेंशन होता है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट में मेंशन तो होता है नरेश भाई, बट वो लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या है, कहीं ना कहीं रेरा को ये चीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो रजिस्ट्री से पहले रजिस्ट्रार को ये देखना चाहिए कि वो डीलर का भी डीडी आया है कि नहीं आया। हाँ, यस यस। और कुछ डीलर्स जो कच्चे लालच के चक्कर में वो कहते हैं 1% की मैं आपको 0.25 पे डील कर दूंगा, 0.5 पे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को आपस में अपना लॉस कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ही मानना है कि अगर चलो ये रूल सेट ब्रोकर्स नहीं कर सकते, बट एज ए रेरा आपको सेट करना चाहिए, तो फिर आपको कर दो 0.5 या 1, जो भी आपको डिसाइड करना, बट वो एक फिक्स होना चाहिए और वो डील के टाइम पे मिलना चाहिए। देखो ब्रोकर भी कहीं ना कहीं उसका ऑफिस है, घर है, उसकी कोई फिक्स इनकम नहीं है। हाँ, नेचुरली उसकी फैमिली है भाई, हाँ, उसको पैसा चाहिए। यस, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छे आंसर दिए सतीश भाई, और ब्रोकर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। आखिरी में चलते चलते क्या एडवाइस है जो अब तुम्हें लगता है कि नहीं, ये नए ब्रोकर्स को मालूम होना चाहिए? कोई एक एडवाइस क्या दे सकते हो? एक एडवाइस ये है कि सिर्फ रियल एस्टेट में चाकाचौंध देख के एंट्री मत करो कि यहाँ बहुत सारा पैसा है। ओके, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और रेगुलर डालने पड़ेंगे। आपको वो कहता है ना कि आपको अगर एम्पायर खड़ा करना है तो उसके लिए सालों साल लगेंगे, और अगर आपको सिर्फ एक आईफोन लेना है, एक अच्छी वॉच लेनी है और एक अच्छी कार लेनी है, तो उसके लिए यू कैन डू इट ऑन अ शॉर्टर पीरियड। बट आपको अगर लंबा जाना है, बड़ा जाना है, तो आई एम श्योर आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने 5 days ए वीक कर लिया कि आईटी वाला मेरा दोस्त आईटी में 4 days ए वीक करा या वर्क फ्रॉम होम करा, चलो मैं भी घर से कर लेता हूँ। घर से कभी काम नहीं होते, अगर घर से काम होते तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे के लिए घर पे स्टेडियम बनवा सकता है, बट उसके लिए उसके बेटे को स्टेडियम करना पड़ता है ना। तो आपको एनवायरनमेंट में तो आना पड़ेगा, तो वो रेगुलर आना पड़ेगा, यू हैव टू बी इन टच। तो कंसिस्टेंट एफर्ट और हार्ड वर्क दोनों, मैं कहूँगा इससे मत बचो। आप अगर ये सोचो कि एक डील हो गई, लाख आ गया, लेकिन वो ये देखो वो लाख आया कितने टाइम में, 3 महीने में आया, 6 महीने में आया, 3 दिन में आया। तो ये कहीं ना कहीं जो चकाचौंध है उससे आप बचो। ओके, चलो सतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने, और उम्मीद है कि ना सभी ब्रोकर्स को बहुत फायदा होगा, एटलीस्ट जो नए ब्रोकर्स आ रहे हैं उनको सीखने को मिलेगा आपसे। ठीक है, ओके सतीश, ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू। तो ये थे मिस्टर सतीश यादव, उम्मीद है आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आप कस्टमर सेंट्रिक हो जाएंगे। बिलीव मी, आपके बिज़नेस में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से ही। जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में भी कहा है कि आप डायरेक्टली चाहें तो मेरे साथ चैट कर सकते हैं। उसके लिए आपको brokersadda.com पे साइनअप करना होगा। जैसे ही आप साइनअप करते हैं, वो फ्री है। जैसे ही आप साइनअप करते हैं, मैं ऑलरेडी आपका फ्रेंड हूँ, तो आप मेरे साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर करूँ। किसी भी टाइप का रियल इस्टेट से रिलेटेड इशू है, डॉक्यूमेंटेशन, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, मार्केटिंग, सेल, व्हाटएवर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा वहीं पे। अगले वीडियो में फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, कुछ सीखेंगे, एक और स्मार्ट ब्रोकर से इंटरव्यू लेंगे, उनसे भी हमें सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, और जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं ट्राई करिए अपने बिजनेस में अप्लाई करने के लिए। थैंक यू।